नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बैठका में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। और छत्तीसगढ़ की सहाय सरकार अपना दूसरा और राज्य का 2500 बजट आज पेश कर चुकी है। और पिछला बजट साल 2024-25 में 1,47,646 करोड़ का था। इस बार का बजट कुल 1,65,100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो कि पिछले बार के मुकाबले में 12% ज्यादा था। इसलिए आज हम जा रहे हैं बात बजट पर करने, और बजट पर क्या रहा खास बताएंगे आपको। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में तय किया कि इस बार हमारा पूरा फोकस गति पर रहेगा। और गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चारों बिंदुओं के माध्यम से हम अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करेंगे। और उस आर्थिक विकास की जो तेज गति होगी, उससे सीधी सी बात है हमारे जीडीपी का साइज बढ़ेगा, हमारे टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगे। जैसे आज के बजट भाषण में मैंने पिछले एक साल में किस तरह से टैक्सों में वृद्धि हुई है, एक सुशासन के कारण, टेक्नोलॉजी को अधिकाधिक उपयोग करने के कारण, उसे हमने बजट भाषण में प्रस्तुत किया। तो देखिए, बजट इस बार इसलिए भी खास रहा क्योंकि हर वर्ग को साधने की कोशिश तो हुई है, साथ ही साथ इस बार का बजट पिछली बार के मुकाबले 12% ज्यादा था। 1,65,100 करोड़ रुपए का ये बजट है और इसमें कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने हाथ से लिखा है वित्त मंत्री ने ये बजट। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 100 पेज का ये बजट था जिसको उन्होंने खुद पढ़ा भी। और जो बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं बारी बारी से। किस तरह से रायपुर दुर्ग के बीच मेट्रो चलाने को लेकर घोषणा की गई, जिसमें कि मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसके अलावा महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को 53% बढ़ाया गया उनका महंगाई भत्ता, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होना है। और इसके अलावा 1 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल 1 अप्रैल से। तो कई बड़ी घोषणाएं की गई है। तो बजट में युवाओं को नौकरियां, शिक्षा समेत महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है। बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा भी मिला है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 53% का इजाफा किया गया है और 3272 फाइटर्स पदों का सृजन भी किया गया है। मेडिकल कॉलेज के लिए अतिरिक्त बजट, सरोना रायपुर में 100 बिस्तरों का अस्पताल, 10 बेड वाले योग चिकित्सा अस्पताल भी खुलेंगे। खाद्य औषधि प्रयोगशाला बनाई जाएगी। महिला बाल विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जाएगा। तो रेडी टू ईट के लिए स्व सहायता समूह के लिए भी कई तरह की सौगातें दी गई है। 3 साल में 7 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय निकाय में 750 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। अमृत मिशन को 744 करोड़ रुपए मिलने की बात कही गई है। 800 करोड़ रुपए स्वच्छता परियोजना पर खर्च किए जाएंगे। गृह प्रवेश योजना को 100 करोड़ रुपए मिले हैं। 17 नए नालंदा परिसर खुलेंगे, जिसमें कि 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो देखिए, तमाम तरह की कोशिशें की गई है। पंचायत के लिए सड़कों को जोड़ने के लिए सीएम रिंग रोड योजना की शुरुआत की जा रही है। तो बजट 2.0 पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान रुद्र अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं। पत्रकार है और जानते हैं वो किस तरह से बजट को समझना है, और हमें भी आज वो बताएंगे कि क्या क्या बारीकियां इस बजट की है, कितना महत्वपूर्ण आज का ये बजट रहा है और कैसे प्रदेश के लोगों पर इसका असर पड़ने वाला है। बहुत स्वागत है रुद्र अवस्थी जी आपका। और इस बजट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो बजट आज पेश हुआ है, इसकी तो बड़ी खासियत आपने जैसा बताई कि हस्तलिखित बजट है। ये पहली बार है, ऐतिहासिक है ये हस्तलिखित बजट, जो कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने हाथ से लिखा और 100 पेज का उन्होंने पढ़कर सुनाया। जो मुख्य बात, जैसा आप अपनी रिपोर्ट पर में बता रहे थे, उससे स्पष्ट है कि इसमें सभी वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले जो 2023 के चुनाव में बीजेपी सत्ता में आई, उसने जो वादे किए थे उसमें भी सभी वर्गों को शामिल किया गया था। और इस बार जो दूसरा मौका है जब इस नई सरकार ने अपना बजट पेश किया है, उसमें उन्होंने करीब सभी वादों को ध्यान में रखते हुए
मुझे लगता है कि उन सभी वर्गों को उन्होंने साधने की कोशिश की है जो सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं। जिसमें मुझे जो सबसे प्रमुख बिंदु जिन पर चर्चा की जा सकती है वो ये है कि जैसा उन्होंने दिया कि गति इसका में उस पर केंद्रित है, तो जो गुड गवर्नेंस के कारण से जैसा सरकार दावा कर रही है कि उससे टैक्स में बढ़ोतरी, सरकार को जो मिलने वाले टैक्स है, जाहिर सी बात है कि जब सरकार का राजस्व बढ़ता है तो उससे जो बुनियादी सुविधाएं हैं, आप लोगों की अपेक्षाएं हैं, उन आम लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इससे मदद मिलती है और यही बजट में इसको समाहित किया जाता है। यह चीज तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के विकास के मुद्दे पर जो चीजें शामिल हुई हैं, और विशेष रूप से दो बातों का उल्लेख मैं करना चाहूंगा कि जो सड़क को का प्रस्ताव किया गया है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी जो संचार के साधनों के विकास के दृष्टि से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के कारण से गाँव में का जुड़ाव हुआ है और ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ी है, जिससे हम देख सकते हैं कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आया है और इसका विकास पर जो सीधा असर पड़ता है यह भी दिखाई देता है। तो प्रमुख रूप से मुझे यह बात नजर आ रही है। और शहरी क्षेत्रों के विकास को लेकर जो सरकार ने मंशा जाहिर की है वह देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ समय से शहरी क्षेत्रों के विकास पर फोकस नहीं था। इस बार शहर पर को भी बजट में प्रमुख केंद्र बनाया गया है। यह मुझे लगता है कि एक आशाजनक है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बजट के अनुरूप शहर के छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा मिलेगी और रफ्तार मिलेगी। सनी जी, बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। पुरेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इस बजट को कैसे देख रहे हैं आप? कितना आपको लगता है कि लोक लुभावन ये बजट है? कितना भविष्य को लेकर ये एक मजबूत नींव रखेगा? और अब तक के बजट से ये बजट अलग कैसे? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं पुरेंद्र जी? चलिए दोबारा हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन गति इसकी थीम रखी गई है। आपसे समझना चाहता हूं सर कि गति जो थीम रखी गई है, गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्या ये जो गति है इसको इस पूरे बजट में आप देख पा रहे हैं? ये इसको जस्टिफाई कर पाया है बजट? रुद्र जी, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जब उन्होंने थीम रखा है गति, और जिसको आज के समय में कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी राज्य हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, अगर उसे विकास में एक जो रफ्तार हासिल करना है अगर, तो उसे बहुत जरूरी है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार करे, साथ साथ ही जो टेक्नोलॉजी का जो शब्द है, आज उसके बिना आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और जो चीज दिखाई देती है कि उन्होंने जिस तरह के प्रावधान टेक्नोलॉजी को लेकर किए हैं, जैसा मैं इसी बीच एक बात रख दूं कि एक दुर्ग और रायपुर के बीच में मेट्रो की बात है। ये एक मंशा तो जाहिर की है सरकार ने कि हम इस तरह का आगे चल के पहल कर सकते हैं विकास की दिशा में। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र में जो मेट्रो को लेकर अगर बात हो रही है, यानी एक विकास की ललक दिखाई देती है। और टेक्नोलॉजी को लेकर भी हम देख रहे हैं कि पिछले एक दशक के भीतर, 1.5 दशक के भीतर जिस तरह से हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग तेजी से हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, तो ये सरकार की भूमिका उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी होती है कि वो आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर बनेगी, किस तरह की जरूरतें होंगी, लोगों को इस बात को ध्यान में बिल्कुल भविष्य का जो ट्रैफिक होगा, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ेगी, उसको मद्देनजर रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। और इस बीच हमारे साथ पुरेंद्र मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पुरेंद्र जी आपका।
भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी है पुरंदर जी, रायपुर उत्तर से। पुरंदर जी, इस बजट को लेकर कैसे आप इसको देखते हैं और भविष्य के लिहाज से कितनी गति इससे प्रदेश को मिलेगी? देखिए, इस वर्ष का जो बजट है आज माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने पेश किया है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार, देखिए 165 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें गरीबों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, चाहे सुगम रास्ता के लिए हो, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों के लिए हो, चाहे नक्सलियों को बस्तर से ठीक करने के लिए हो, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य की परिकल्पना जिस तरह से ओपी चौधरी साहब ने किया है, और अंबिकापुर से लेकर के अन्य जगह में भी हम हॉस्पिटल को आगे बढ़ाएंगे। कृषि में बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। किसानों के खाते में लगभग इस वर्ष 1 लाख करोड़ किसान के खाते में जमा हुआ है, जो सराहनीय है, प्रशंसनीय है, जिससे किसान पूरा खुश है और सरकार के प्रति उनकी आस्था बढ़ी है, जिसके कारण आज हम जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर पालिका चुनाव हो, उसमें हम आगे आए हैं। विपक्ष के लोग बोलते रहे कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन हम विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरह से हमको आशीर्वाद मिला है, उसी तरह से ये बजट है कि हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में रहने वाले माता बहनों का, भाइयों का, छात्र छात्राओं का, आदिवासी भाई बहनों का, तेंदुपत्ता वाले छोड़ने वाले आदिवासी भाई बहनों का, चाहे किसान का, जिस तरह से सेवा करने का बीड़ा उठाया है माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने, आज उसको बजट में देखने से ऐसे प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ के ये मनोहारी बजट, सुंदर बजट ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है। आने वाले समय में संस्कृति के विकास के लिए, स्वास्थ्य के विकास के लिए, चाहे कृषि के विकास के लिए बहुत सारे योजना लाए हैं। और साथ ही जिस तरह से बस्तर में प्रयास विद्यालय चल रहा है, उसकी परिकल्पना राज्य के अन्य भागों में करने का जो निर्णय लिया गया है, इसके लिए मैं ओपी चौधरी साहब को, वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको कहता हूं, पुलिस विभाग में भी नया फोर्स का गठन की चर्चा चली है, जो नया बजट में उसको समाहित किया गया है। मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं कि किसानों का जो हित के लिए जो बेहतर चिंता किए हैं, आने वाले समय में हल्दी के काम करने वाले, अदरक के व्यवसाय करने वालों, उत्पादन करने वालों को भी काफी बेनिफिट मिलेगा। जिस तरह से अंजोरा में पशु चिकित्सालय का एक ही महाविद्यालय है, एक ही पशु चिकित्सालय है, आने वाले समय में भी नया चिकित्सालय पशु विभाग का बिल्कुल, इसमें और कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा हूं मैं। इसमें स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, साथ साथ 1850 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र की स्थापना के लिए 50 विकासखंड बनाए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बनाने की बात कही गई है, जिसमें मेकाहारा जो रायपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, 28 करोड़ के 3 MRI मशीन खरीदे जाएंगे। 26 करोड़ की लागत से 256 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी। महासमुंद में चिकित्सा महाविद्यालय बनाया जाएगा। जनकपुरी में 100 बिस्तर का अस्पताल, रायपुर के सरोरा में 100 बिस्तरों का अस्पताल। ऐसी कई घोषणाएं की गई है। युवाओं के लिए 17 नए नालंदा परिसर खुलेंगे। 100 करोड़ रुपए का खर्च इस पर आना है। और इसके अलावा 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स के पदों का जो सृजन है वो भी किया जाना है। तो ऐसे लगभग सभी प्रावधान है। इन तमाम प्रावधानों में से अगर आपको पूछा जाए कि कौन से 5 वो बड़े प्रावधान आपको लगता है कि बहुत ही कारगर होंगे, पुरंदर जी, वो दर्शकों के साथ साझा करें। स्वास्थ्य के मामले में वित्त मंत्री जी ने काफी अच्छा काम किया है, आगे का बजट प्रयोजन किया है। जैसे मेकाहारा में 10 करोड़ रुपया के लिए स्त्री रोग विभाग के लिए, कैंसर के लिए, सरवाना में 100 बिस्तर का अस्पताल, महासमुंद अन्य मैं रायपुर का विधायक हूँ, तो इस हिसाब से रायपुर को भरपूर बजट में समाहित किया गया है। संस्कृति विभाग को काफी आगे बढ़ाने की बात हुई है। किसानों को आय को दुगनी करने की बात हुई है। डेयरी को जिस तरह से हमारा गुजरात में डेयरी है, उसी तर्ज पे यहाँ डेयरी के लिए 150 करोड़ रुपया का प्रयोजन किया गया है। उसी हिसाब से मत्स्य विभाग का भी बजट आया है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे हम 4000 रुपए में पहले
तेंदुपत्ता तोड़ने वाले को भाई बहनों को मिलता था, अब उसको 5500 रुपए के हैं। किसानों के हित की बात करें, चाहे तेंदुपत्ता तोड़ने वाले की बात करें, चाहे आदिवासी भाई की बात करें, चाहे बस्तर में रहने वाले बच्चों की बात करें, नक्सलाइट खत्म होती ही वहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। और जिस तरह हमारे भीतरी भाग में, बस्तर के भीतरी भाग में जिस तरह से मतदान किया गया है नक्सलाइट के डर के बिना, वहां पर सफाया होना तय है। और माननीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ने तय किया है कि 31 मार्च 2026 को हम नक्सलाइट को भारत से मुक्त कर देंगे। उस तारतम्य में हम काम कर रहे हैं। गृह विभाग के काम के लिए भी बजट में वित्त मंत्री ने समाहित किया है। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ रुद्र अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहता हूं मैं। रुद्र अवस्थी जी, देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, और इसमें ये कहा गया है कि 3200 अतिरिक्त बस्टर फाइटर्स के पदों का सृजन किया जाएगा। 9 जिलों में आजाद थाना, कोरबा, जांजगीर, सूरज में ये थाने बनाए जाएंगे, और महिला थाना सुकमा के नक्सल प्रभावित गांव में बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत की जाएगी। नवीन भारत रक्षित वाहिनी का गठन किया जाएगा, जिसकी लागत 39 करोड़ रुपए आ रही है। तो जो बस्तर के लिए जो कोशिश हो रही है, और इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ देता हूं, इसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें हैं उसका जो विस्तार है वो किया जाएगा। ये जो महत्वपूर्ण है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है उसके लिए जो ये कोशिश हो रही है, ये कितनी आप कारगर देखते हैं? रुद्र अवस्थी जी, लगता है कि जो छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र है उसमें और जो मैदानी इलाके हैं, बस्तर इलाके के में कानून व्यवस्था या जो नक्सलवाद का वहाँ जो चल रहा है उससे मुकाबला करने की एक स्थिति है। और दूसरी तरफ जो मैदानी इलाके है वहाँ पर कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो सिस्टम की को मजबूत बनाने की जरूरत है, वो दोनों चीजें उसमें दिखाई देती है। जैसा कि सभी को मालूम है कि अभी पुरंदर जी भी ये बात कह रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बात कही है कि हम आने वाले 2026 के मार्च के अंत तक छत्तीसगढ़ से या हिंदुस्तान से नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। उस स्थिति में जो इसकी झलक जो है वो देखी जा सकती है कि जो बजट में जिसका प्रावधान किया गया है, जो बस्तर फाइटर्स के पद बढ़ाए गए हैं, और वहां पर दूसरी तरफ जो गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि कानून व्यवस्था के साथ साथ ही विकास को गति देना भी जरूरी है अगर वहां पे नक्सलवाद का सफाया करना है। और लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन को, आपसी संचार को बढ़ावा देने के लिए, और उससे भी मैंने पहले भी कहा कि जैसे सड़कें जहाँ सड़कें पहुंची हैं, विकास किस तरह वहां पहुंचा है, हम किसी भी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के घूमकर इस बात को देख सकते हैं। तो हमारा बस्तर इलाका इसमें वंचित रहा है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए जो सरकार ने इस बार बजट में प्रावधान किए हैं, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और माओवादियों से मुकाबला करने के लिए भी जो सरकार की व्यवस्था इस बजट में दिखाई दे रही है, वो जैसा उस दिशा में अगर चलती है सरकार, तो आने वाले समय में ये दिखाई दे रहा है कि उसकी उन्होंने एक लाइन दिखा दी। दूसरी तरफ आपने बात की कि ग्रामीण विकास को लेकर या जो खेती के विकास को लेकर जो चर्चा इस बजट में आ रही है, उसमें प्रमुख रूप से यही बात है कि हम धान की खेती पर अब तक अधिक केंद्रित रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी फसलों को भी जो कैश क्रॉप कही जाती हैं, उसकी दिशा में भी सरकार ने जो प्रावधान किए हैं, उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को यह बात भी महत्वपूर्ण कही जा सकती है इस बजट में। और ये अगर सरकार चाहती है कि इस तरह के किसानों को दूसरे और भी मत्स्य पालन या जो पशुपालन है उसके लिए भी मदद की जाए और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो ये बजट इसकी ओर तो इंगित करता है। बिल्कुल, इसका पॉइंट भी मैं एक पढ़ देता हूं ताकि दर्शक भी और अच्छे से समझ पाएंगे इसको। इसमें यह कहा गया है कि दलहन तिलहन की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। साथ साथ रागी के अलावा दलहन तिलहन फसलों के बीज उत्पादन वितरण के लिए कृषक समग्र विकास योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान यहां पर किया गया है। कृषि पंपों के निःशुल्क विद्युत प्रदाय के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में
अमृत मिशन पेयजल के लिए भी यहां पर खास प्रावधान किए गए। जी हाँ, जैसा आपने बताया कि जो दलहन और तिलहन की फसलों की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। हम पिछले 2000 के बाद से, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार समर्थन मूल्य पर धान खरीदती है और इसका व्यापक असर हुआ है पिछले कुछ सालों में। हम ये भी देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में खेती के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ा है और लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन यदि केवल हम धान की खेती पर आधारित रहेंगे तो ये देख सकते हैं, हर वैज्ञानिकों का भी मानना है कि सबसे ज्यादा पानी की जरूरत इस खेती में पड़ती है, उससे बाहर आना चाहिए और दूसरी भी फसलें हैं और भी मिलेट्स और जो अन्य जो प्रोत्साहन मिले उसको, बिल्कुल किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, इसका असर दिखाई देता है। चलिए पुरेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहता हूं, पीएम आवास योजना के तहत आवास देने का भी जिक्र इसमें किया गया, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। 875 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात जो कि शहरी लोगों के लिए ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि 1 रुपए जो वैट है उसकी कटौती की जा रही है। इससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी? पर कैपिटा इनकम भी हमारा इस बार बढ़ गया है, 1,62,870 रुपए हो चुका है, जो कि पिछली बार इससे कम था, 1,48,922 रुपए था। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं इससे कितना गहरा और कितना बड़ा असर पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का तो पहले से भी स्वीकृत है, इस बजट में भी समाहित किया गया है। मैं आपको बताऊं, जो जनरल पब्लिक है उनके लिए पेट्रोल डीजल में 1 रुपया लीटर कम होगा। ये बहुत बड़ी बात है, जिससे जनता जनार्दन को काफी राहत मिलेगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंचाई विभाग में अटल सिंचाई योजना का एक नया योजना तैयार किया गया जो 5,000 करोड़ का बजट का प्रावधान है। मैं इसके लिए ओपी चौधरी साहब को, वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं। इस तरह से किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण योजना आया है और युवाओं के लिए आया है, शिक्षा के लिए आया है। नक्सली क्षेत्र में जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे प्रयास स्कूल है, दूसरे तरह भी प्रयास स्कूल की हो जाएगा। जिस तरह से अंजुरा में पशु चिकित्सालय की बात हो रही है, ठीक उसी तरह बिलासपुर में भी उसका योजना लागू होगा। कुल मिला के बजट बहुत प्रशंसनीय है और ओपी चौधरी और माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ की जनता को इस तरह से अपने बच्चों की तरह लालन पालन करने के हिसाब से जो बजट का प्रस्तुति किया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूं। और मेरे विधानसभा में खास करके पंडरीवाले में यातायात की व्यवस्था बहुत कठिन होता है, उसके लिए उन्होंने फ्लाईओवर के लिए उन्होंने 280 करोड़ का प्रयोजन किया है। इसके लिए मैं ओपी चौधरी साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, अरुण साहब जी को धन्यवाद करता हूं, ताकि लोगों का मार्केट के अंदर आना जाने का सुगमता होगा, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप एक बार मेट्रो पर भी आप बात कर ले कि रायपुर दुर्ग को मेट्रो से जोड़ने की बात जो हो रही है। निश्चित ही दुर्ग, भिलाई, रायपुर सब जुड़ा हुआ है। 35 किलोमीटर का एरिया है, उसमें मेट्रो होगा, आवागमन का सुविधा होगा। भिलाई से बिल्कुल पुरेंद्र जी, माफी के साथ आपको मैं बीच में रोक रहा हूं। इस बीच हमारे साथ श्याम बिहारी जायसवाल जी भी जुड़ रहे हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है, सीधे उनका मैं रुख करना चाह रहा हूं। श्याम बिहारी जायसवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी धन्यवाद। इस बजट को कैसे आप देख रहे हैं? प्रदेश के लिए कितना गतिशील ये बजट दिखता है और प्रदेश कैसे रफ्तार से आगे बढ़ेगा? कौन से वो बिंदु लगता है आपको कि वाकई में बहुत ही बड़े कॉन्क्रीट ये बिंदु है जिसकी वजह से हम आगे बहुत बड़ा जंप ले पाएंगे? हेलो, देखिए, इस बजट में जिस प्रकार से सामान्यतः बजट आते रहे हैं, लेकिन ये बजट एकदम स्पेसिफिक रूप से छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्रों के विकास के लिए आधारभूत ढांचे के साथ आगे बढ़ने वाला बजट है, गतिशील बजट है। इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें मान लीजिए कि मेरा स्वास्थ्य विभाग है, मैं उसकी ही चर्चा अगर करूं तो ये इतिहास में आजादी के बाद से अभी तक छत्तीसगढ़ में कुल 8 नर्सिंग कॉलेज थे, एक साथ अभी 12 नर्सिंग कॉलेज हमने दिया। तो उससे न केवल कॉलेज बनेंगे, अपितु उसमें कॉलेज से पढ़कर जब हजारों की संख्या में नर्सेस अच्छी गुणवत्ता के साथ पढ़कर निकलेंगे तो आज डिमांड बहुत ज्यादा है। इससे रोजगार का भी सृजन होगा और लोगों में नर्सिंग के लिए चिकित्सा की सेवा में
वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज एक साथ हमने इसमें बजट में लिया है। आज देखिए फिजियोथेरेपी की डिमांड बहुत ज्यादा लोगों से हो गया है। लोग अपने नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, तो बंगाल से आ रहे हैं, तो कर्नाटक से आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब ये 6 खुलेंगे तो मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग इसमें पढ़कर जब निकलेंगे तो एक रोजगार का बड़ा सृजन भी होगा और लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी और सस्ते दर पे मिलेंगी। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज कुनकुरी में, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारे जसपुर जैसे क्षेत्र में भी जो लोग आज भी वहां से एम्बुलेंस से आते हैं 500 किलोमीटर दूर से, तो एक बड़ा अचीवमेंट है हेल्थ के क्षेत्र में। मानसिक चिकित्सालय की मैं बात करूं तो हमारे मनेन्द्रगढ़ में और जगदलपुर में 2 मानसिक चिकित्सालय की स्वीकृति मिली है। वो बजट भाषण में केवल मनेन्द्रगढ़ ही आ पाया है, लेकिन जगदलपुर में भी उसकी स्वीकृति हुई है। तो ये 2 मानसिक चिकित्सालय भी खुले हैं। हमारे कई 100 बेड से हमने 200 बेड किया है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किए हैं। कई सामुदायिक को 100 बेड में हम लोगों ने उन्नयन किया है। तो ये और योग और प्राकृतिक चिकित्सा और योग को भी लेकर 4 नए कॉलेज की स्वीकृति मिली, हॉस्पिटल की स्वीकृति मिली है। तो मुझे लगता है कि ये हेल्थ के क्षेत्र में माइलस्टोन है। एक बड़ा चीज इस बजट में 2 बड़े चीज और आए हैं हेल्थ में कि मेकाहारा में जो मध्य भारत का सबसे व्यवस्थित हार्ट का सेंटर के लिए भी इस बजट में बड़ी राशि का प्रोविजन किया गया है। साथ ही जो निसंतान दंपत्ति हैं वो बच्चे की किलकारी के लिए जीवन भर तड़पते रहते हैं, लेकिन अपनी आर्थिक तंगी और अभाव में वो नया टेक्नोलॉजी जो IVF है उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसको जो साधन संपन्न लोग हैं, बड़े लोग हैं, वही इस तकनीकी को उपयोग करके संतान लाभ ले पा रहे हैं। तो ये गरीबों के लिए भी एक बड़ी जो है ये सौगात छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है। तो ये एक माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। दूसरी ओर मैं बात करूं चाहे एजुकेशन का या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का या फिर हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर भी इस बजट में सारा चीज समाहित हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, महिलाओं के लिए भी खासतौर पर फोकस यहां पर किया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही कहा जा रहा है कि भविष्य में जो लखपति दीदी है उनकी संख्या उसको भी 8 लाख तक करने की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से महतारी वंदन में इस बजट में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और आप देख रहे होंगे कि आज महिलाओं की स्थिति छत्तीसगढ़ में सुदृढ़ हो गई है। वो छोटे छोटे जरूरतों के लिए कहीं हाथ नहीं फैला रही हैं, बल्कि अपने जरूरतों को एक बजट बनाकर वो अपना उपयोग कर रही हैं। उसी प्रकार से जो हमारे माताएं बहनें हैं जिनको रेडी टू ईट पिछले सरकार ने एक कंपनी को दे रखा था, तो रेडी टू ईट को भी अब समूह में देने हेतु इस बजट में प्रोविजन किया गया है। तो उससे हजारों महिलाओं को भी एक स्वरोजगार के लिए भी काम मिलेगा और जो सेंट्रलाइजेशन था इसका वो डिसेंट्रलाइज होकर, विकेंद्रीकृत होकर आम जनमानस के बीच में जो साधारण महिलाएं हैं जो समूह बनाकर काम कर रही हैं, ऐसे माताओं बहनों को एक रोजगार इसमें मिलेगा। बिल्कुल, जल जीवन मिशन में भी बड़ी राशि खर्च की जा रही है। साथ ही किसानों के लिए इस बार अलग तरीके से कोशिश हुई है कि वहां पर उनको फायदा मिल सके। दलहन तिलहन की फसलों को लेकर समर्थन मूल्य देने की बात कही जा रही है। रागी को और जो इस तरह के मोटे अनाज के खाद्य हैं उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश हो रही है। ये जो प्रयास है ये किसानों को कितना समृद्ध करेंगे? देखिए, फसल चक्रीकरण को लेकर सरकार भी बेहद गंभीर है और इसलिए जो रागी फसल हैं, मोटे फसल हैं, दलहन तिलहन हैं, इन पर भी प्रोत्साहन देने की बातचीत है। और साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इस बजट में जो किसानों के लिए है, इस बार भी एक मुश्त पूरा राशि 3100 रुपए देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको कांग्रेस केवल फूड पार्क के नाम से केवल पिछले सरकार में केवल जुमला दिखाया जाता था, केवल घोषणाएं होती थी, ऐसे फूड पार्क के लिए भी इस बजट में है, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों का जो
अनाज हैं, जो अन्य फसल हैं, उसके अच्छे दाम मिलेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो युवा हैं उनके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है और विशेष रूप से जो हस्तशिल्प वगैरह जो यहाँ बनाते हैं, छोटे छोटे कलाकृति बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं होने से यहाँ पे उतना अच्छा क्वालिटी नहीं आता था। लेकिन इसको ऑल इंडिया लेवल का जो प्रशिक्षण संस्थान खोलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको फिनिश करने का काम, जैसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, इसको और अच्छे से करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो मुझे लगता है कि एक सभी पहलुओं को देखकर लाया हुआ ये बजट है और आने वाले जो ये साल होगा, अटल निर्माण वर्ष के नाम से हम लोग, भारतीय जनता पार्टी भी मना रही है, सरकार भी मना रही है। तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीडब्ल्यूडी का जो बजट है, उसको भी 20% बढ़ाया गया है और ज्यादा से ज्यादा जो काम है उनकी स्वीकृति भी की गई है। नए प्रोजेक्ट जैसे शहरी क्षेत्रों में जो छोटा छोटा बाईपास निकालना रहता है, तो उसके लिए भी इस बजट में मुख्यमंत्री बाईपास योजना ऐसा करके नया योजना भी लॉन्च किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस बजट में छोटे छोटे बिंदुओं को छूते हुए बड़ा बड़ा कामों का भी है। मेट्रो की भी आपने देखा होगा, सर्वे कराकर उसको रायपुर से दुर्ग तक चलाने की इस बजट में बातचीत कहा गया है। नदियों को भी जोड़ने का, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे राज्य के निर्माता हैं, उनका सपना था कि नदियों को जोड़ा जाए। तो हमारे मनेंद्रगढ़ जिला में जो केवई और हसदो को जोड़ने की जो बातचीत है, तो केवई नदी जो पानी पूरा बहकर मध्य प्रदेश चला जाता है, अगर उसके जुड़ने से पूरे के पूरे कोरबा तक के जो हसदो बांगो परियोजना से लेकर ड्रिंकिंग वाटर के लिए कभी कमी नहीं होगा। वैसा ही इंद्रावती और एक और नदी को बस्तर क्षेत्र में भी जोड़ने के लिए इस बजट में प्रोविजन किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये बजट जो है विशेष रूप से बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 2025 का जो 2047 का जो विजन है, जो सपना है, जो सोच है, उसको साकार करने वाला बजट है। ई-वे बिल की जो राशि थी उसको 1 लाख कर दिया गया है, पहले 50,000 थी, और पेट्रोल पर जो वैट लगता है उसको 1 रुपए कम कर दिया गया है। ये कैसे आप इसको देखते हैं? और जो हमारा बजट पहले था अब वो बढ़ चुका है, 1,65,000 करोड़ रुपए का हमारा बजट हो चुका है और एक तरीके से अब तक का ये सबसे बड़ा बजट छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक और रिकॉर्ड बजट है ये। इतना बड़ा बजट का कार्य अभी तक कभी नहीं हुआ था और ये बजट माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ओपी चौधरी जी ने जो बजट का आकार तैयार किया है, ये राज्य निर्माण के बाद का लगभग 10 गुना बड़ा बजट है। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से छोटे व्यापारियों को इस बात की शिकायत रहती थी कि ई-वे बिल काटने में दिक्कत जाता है, छोटे छोटे व्यापारी जो है टेक्नोलॉजी के अभाव में, नेट के अभाव में ये ई-वे बिल काट नहीं पाते थे, इसलिए अब 1 लाख रुपए तक का कर दिया गया है ताकि छोटे छोटे जो परचून है, किराना है, छोटे पिकअप में जाएंगे तो उस पर कोई रोक टोक भी नहीं होगा और सामान्य बिल ले जाकर उसको उपयोग भी कर सकते हैं। और पेट्रोल में जो 1 रुपया प्रति लीटर कम की बात कही गई है, ये सरकार का भाव बताता है कि जो हमारे युवा हैं बाइक को उपयोग ज्यादा करते हैं, तो युवाओं के लिए एक बड़ा सौगात है कि जो हमारे युवा बाइक को उपयोग करते हैं, जो डेली काम करने वाले हमारे कर्मचारी हैं, हमारी बहनें स्कूटी का उपयोग करती हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा राहत भी होगा। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है कि जब बजट में किसी चीजों के टैक्स में दाम में रिलैक्सेशन किया जा रहा है। 15,000 आवास नक्सल प्रभावित इलाकों में बनाने की बात भी इसमें कही जा रही है। साथ ही पीएम आवास के लिए 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये जो कोशिशें हो रही है खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, नक्सल प्रभावित इलाके और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पंचायतों में सड़कों को जोड़ने के लिए सीएम रिंग रोड योजना की शुरुआत भी वो करने जा रहे हैं। तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ हो जाएगी और इसका असर कितना व्यापक होगा? देखिए, वो तो इतिहास का हम अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे जो छोटे छोटे गांव थे वो नगर में बनते गए, नगर महानगर में बनते गए। और पहले जो राजकीय व्यवस्था में जनपद की
जो परंपरा था, उस समय चलन था, जनपद और महाजनपद ऐसे होते थे। तो अब आबादी बढ़ने के साथ साथ जो है शहरों में या कस्बों में जो है भारी वाहन का चलना ये बहुत मुश्किल काम हो गया है और ट्रैफिक की बड़ी समस्या होती है। इसलिए जो मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना की जो एक नया प्रावधान लाया गया है, ये एक माइलस्टोन होगा। इसी प्रकार से जब हम मार्च 2026 में छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने जा रहे हैं, तो जब नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा उसके बाद अचानक से हम चाहेंगे कि तत्काल बस्तर क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी चमत्कारिक एक दिन में कोई डायनामिक ऐसा बदलाव आए तो संभव नहीं है। इसलिए अभी से ही जो कम से कम जो बेसिक नीड्स हैं, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो या मकान की व्यवस्था हो, तो ऐसे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं इनमें 15,000 पीएम आवास का जो इस बजट में प्रावधान किया गया है, मुझे लगता है कि ये बस्तर के लिए जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए ये एक चमत्कारिक होगा। और जो प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से जो और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जो गांव को जोड़ने वाला सड़कों का योजना है, ये जब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उतरेंगे तो मुझे लगता है कि वहां के लोग अपने आप को असहज महसूस नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जो नक्सली पूरे बस्तर क्षेत्र में अधिकांश जगहों में जो टावर को उड़ा चुके हैं, वहां नेटवर्क की समस्या है, उसको भी इस बजट में लिया गया है कि जहां पे अगर टावर नहीं है तो मुख्यमंत्री दूरसंचार योजना के माध्यम से उसको नए टावर का भी निर्माण करेंगे और लोगों को पूरी नेटवर्क सुविधा देंगे, ताकि हमारा छत्तीसगढ़, वैसे भी हमारा भारत देश पूरे वर्ल्ड में का 40% जो है डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। और डिजिटल लेन देन में और डिजिटल वर्क में, क्योंकि आज हम अपने ऑफिसों को भी ई प्रणाली से जोड़ रहे हैं, ई नोटशीट आ रहे हैं, तो ऐसे में नेटवर्क होना और उन दुर्गम क्षेत्रों में भी आवश्यक है। तो ये दूरसंचार के लिए भी, टावर के लिए भी इस बजट में प्रोविजन किया गया है। फूड पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही व्यवहारिक परेशानियों का सामना कर रहा था जिस तरह से ये उद्योग, उसको बचाने की कोशिश भी हो रही है। 700 करोड़ रुपए के दायित्व सरकार पर होने की बात कही गई है और कहीं ना कहीं इसको भी बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स का पदों का सृजन हो रहा है। 9 जिलों में थाने खोलने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर बस्तर पर भी खासतौर पर फोकस किया गया है। बस्तर को भी मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश इस दिशा में दिखाई देती है। निश्चित रूप से बस्तर और सरगुजा दोनों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो विषमता है दोनों क्षेत्रों में, उनको बराबर लाने के लिए सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ दोनों ही क्षेत्रों में बजट का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये छत्तीसगढ़ एक समान भाव से और समान स्पीड से विकास करेगा और एक समावेशी और एकीकृत विकास पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, विपक्ष को क्या जवाब देंगे? देखिए, विपक्ष तो काला कंबल के जैसा है, उसमें कोई भी रंग डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो इसमें कमी ही नजर आएगा। कई लोगों को मैं सुन रहा था उसमें, कई मीडिया में आप लोगों के ही माध्यम से, कोई इसको 0 नंबर दे रहा है तो कोई माइनस नंबर दे रहा है, तो कोई कुछ भी बोल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश की जनता बार बार सर्टिफिकेट दे चुकी है, विधानसभा में दे चुकी है, लोकसभा में दे चुकी है, रायपुर उपचुनाव में दे चुकी है, नगरीय निकाय में दे चुकी है, ग्राम पंचायतों के चुनाव में दे चुकी है। तो इनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमको नहीं है। और ये अपना, मेरा तो आप लोगों के माध्यम से विपक्ष से मेरा उनको सुझाव भी है और अपने ओर से आग्रह भी है कि राज्य के विकास के लिए जो सही चीज है, लोगों के बीच सही चीज बोलें। जो योजनाएं अच्छी हैं उसकी तारीफ करें। जो योजना लगता है कि प्रदेश के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, तो उसका पुरजोर विरोध करें। विपक्ष का वही काम है। परंतु सच को सच नहीं कहना, ये कहां तक सही है? प्रदेश की जनता निर्णय बार बार कर चुकी है और ये उनको भी आत्मचिंतन करना चाहिए। ये बजट किसी भी एंगल से देखा जाए सभी वर्ग के लिए, पत्रकारों के लिए भी इसमें प्रोविजन किया गया है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, गरीबों के लिए है, नौजवानों के लिए है, हमारे व्यापारियों के लिए है, हमारे चेंबर एंड कॉमर्स के लिए भी, जमीन के लिए भी जो बातचीत आ रही थी उसका भी प्रावधान है। तो सभी वर्ग को लेकर चलने वाला ये बजट है।
विपक्ष को एक स्वच्छ भाव से प्रदेश के विकास के लिए सरकार के साथ सही चीजों में खड़ा होना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। और बाकी उनकी इच्छा है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। सकारात्मक कोशिश होनी चाहिए विपक्ष की भी, ये आपका कहना है, लेकिन फिलहाल समय हमें रोक रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम बिहारी जायसवाल जी, आपका भी, पुरेंद्र मिश्रा जी आपका भी, रुद्र अवस्थी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट 2.0 पर हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि किस तरह से ये जो बजट है भविष्य के दूरदृष्टि को देखते हुए, भविष्य के मजबूत विकास को देखते हुए ये बनाया गया है। ऐसे में बजट में बहुत सारी बारीकियां जिसको आपको भी समझना होगा, पढ़ना होगा, और उम्मीद यही की जानी चाहिए इस बजट से कि हम तेजी से विकास की रफ्तार पकड़ेंगे, गति से आगे बढ़ेंगे और पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान इस बजट के जरिए भविष्य में बनती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।